बीए भाग द्वितीय की समस्त छात्रों को नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र विश्व की प्रमुख व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे। हमने उसकी विधायिका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापन प्रक्रिया या कानून निर्माण प्रक्रिया। इसमें कुछ चरण है। तो ये चरण जो है वो हैं 8 चरण हैं, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापन प्रक्रिया होती है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला जो चरण है वो है विधेयकों का प्रस्तुतिकरण। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सब विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधेयक प्रस्तुतिकरण बहुत सरल है। यहाँ पर विधेयक के प्रस्तुतकर्ता विधेयक पर केवल अपने हस्ताक्षर करता है और उस पर एक शब्द भी कहने की उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार क्या होता है कि वह विधेयक लिपिक के पास, सदन के लिपिक के पास जमा करा देता है। और अमेरिका में सभी विधेयक गैर सरकारी होते हैं, यानी सरकार के द्वारा नहीं प्रस्तुत किए जाते। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यहाँ गैर सरकारी विधेयक, सारे विधेयक जो हैं गैर सरकारी होते हैं। सरकारी विधेयक भी यदि किसी प्रतिनिधि या सीनेटर के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और कभी कभी प्रशासन अपने विधेयक सीधे संबद्ध स्थायी समिति को भी भेज सकते हैं। सरकारी विधेयकों के अतिरिक्त सदन के अनेक ऐसे विधेयक भी आते हैं जो निजी संस्थाओं व संगठनों आदि की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो कुछ सामाजिक, औद्योगिक या व्यापारिक संस्थानों के अपने कानूनी परामर्शदाता होते हैं जो विधेयकों को बनाते हैं। इनमें से कुछ शक्तिशाली संगठनों के विधेयक स्वीकार भी हो जाते हैं। इस प्रकार कांग्रेस के एक अधिवेशन में जो विधेयकों की संख्या है वो बहुत सारी हो जाती है, क्योंकि गैर सरकारी विधेयक हैं तो नेचुरल है कि इसमें संख्या जब बहुत अधिक हो जाती है तो 10 से 15 हज़ार तक विधेयक आ जाते हैं। और इस प्रकार ये जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, अधिकांश विधेयक जो है समिति स्तर पर समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो हमने विधेयकों का प्रस्तुतिकरण केवल प्रस्तुत होता है। फिर है छंटनी एवं प्रथम वाचन। दूसरा चरण है छंटनी एवं प्रथम वाचन। प्रस्तुतिकरण के बाद संसद का जो लिपिक है वो विधेयकों को विषयवार छांट लेता है। यानी जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या है, प्रस्तावक जो है अपने विधेयक का शीर्षक, विधेयक की जो प्रति है वो लिपिक के पास जमा कर देता है हस्ताक्षर करके। तो वो हो जाता है प्रस्तुतिकरण। अब छंटनी एवं प्रथम वाचन, छंटनी कौन करेगा? लिपिक ही करेगा। तो लिपिक के पास जब जमा है तो वो विषयवार उनको छांट देता है। उसके बाद वह उन्हें सूचना के रूप में छपवाने भेज देता है। इस प्रकार विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त हो जाए, यानी छपवाने के साथ ही क्या हो जाता है, प्रथम वाचन। जबकि इंग्लैंड में क्या होता है कि वहाँ पर लिपिक जो है, लिपिक या प्रस्तावक उसका विधेयक का शीर्षक सुना देता है और उसके साथ ही उसका प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन होता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया प्रथम वाचन और छंटनी। अब हम देखते हैं समिति स्तर। तीसरा स्तर चरण आता है वो समिति स्तर। प्रथम वाचन के बाद विधेयक उस विषय की समिति को भेज दिया जाता है, क्योंकि विषयवार जब लिपिक ने छांट लिया तो वह उस समिति के पास, जो उससे संबंधित समिति है उसके पास भेज देता है। और इस प्रकार विधेयक जो है वह समिति जो है विधेयक के सिद्धांतों पर विचार करती है। धारा प्रति धारा, शब्द प्रति शब्द और वाक्य प्रति वाक्य, ये सारे जो वो इस पर विचार विमर्श करती है। तो विधेयक या वो समिति जो है वह यह देखती है कि विधेयक राष्ट्र के हित की दृष्टि से वांछनीय है या नहीं। और यदि समिति का निर्णय जो है वह नहीं होता है, अगर वो राष्ट्र के विधेयक, समिति ये देखती है कि विधेयक राष्ट्र के हित के लिए उपयोगी नहीं है, तो वह उसको आगे विचार के लिए छोड़ देती है, आगे विचार किए बिना ही छोड़ देती है। और समिति द्वारा ऐसे किए जाने के विधेयक को कहा जाता है कि वह कबूतर के दरबे में भेज दे, यानी पिजन होल्डिंग। इस पर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि पिजन होल्डिंग या कबूतर का दरबा क्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जो समिति ऐसे विधेयक जो राष्ट्र के हित के लिए वांछनीय नहीं होते या आवश्यक नहीं हैं, उनको वह उस पर विचार विमर्श नहीं करती और उसको छोड़ देती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि वह कबूतर के दरबे में डाल दिया। और
ऐसा होने से समिति द्वारा विधेयक पर जो पक्ष या विपक्ष का प्रतिवेदन है वो बच जाता है और इस प्रकार समिति का समय बच जाता है। अमेरिका में चूँकि सब विधेयक साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत होते हैं, तो इस तरह ये सभी विधेयक जो है पूर्ण रूप से पूरे नहीं होते हैं, अतः वे इस प्रकार समिति स्तर पर ही समाप्त कर दिए जाते हैं। व्यवहार में समितियां विधेयक के विषय में सर्वे सर्वा होती हैं। जिन विधेयकों को समिति उपयोगी समझती है उनके विषय में वह आवश्यक सूचना तथ्य एकत्रित करती है। ऐसा करने के लिए वह सार्वजनिक सुनवाई भी करती है, संबंधित लोगों से सुनवाई करती है और अमेरिका में लॉबिस्ट से जानकारी प्राप्त करती है, सरकार के संबंधित विभाग से परामर्श करती है तथा विशेषज्ञों से पूछताछ करती है। इसके बाद ही विधेयकों पर वह स्वयं विचार करती है, उन्हें परिमार्जित करती है और शब्द प्रतिशब्द वाक्य प्रतिवाक्य उनकी जांच करके प्रतिवेदन सहित पुनः कांग्रेस को विचारार्थ भेज देती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि समिति के सब सदस्य उस विधेयक पर एक मत नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में बहुमत और अल्पमत दोनों के ही प्रतिवेदन के साथ विधेयक को वापस लौटा देता है। यानी कोई भी जो समिति है, यदि उसमें एक मत नहीं होते हैं किसी विधेयक पर, तो ऐसा नहीं है कि उस पर बिना प्रतिवेदन के ही भेज दें। प्रतिवेदन उन्हें प्रस्तुत करना होता है कि अल्पमत और बहुमत कितने प्रतिशत लोग जो हैं वह उस विधेयक के समर्थन में हैं और कितने उसके असमर्थन में हैं। इस प्रकार कांग्रेस में विधेयकों के विषय में कुछ अधिक करने को कुछ नहीं रह जाता है। सीनेट यद्यपि समितियों की राय से उस प्रकार निर्देशित नहीं होती है जिस प्रकार से प्रतिनिधि सभा होती है, फिर भी वह समिति के परामर्श को प्रायः स्वीकार नहीं करती है। तो ये तो हमने देखा समिति स्तर। अब आता है विधेयकों का सूचीकरण, यानी अब समिति स्तर जो है किसी न किसी सूची में उसको सूची में डालती है। जिस प्रकार भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, उसी प्रकार अमेरिका के अंतर्गत भी क्या होता है कि जब विधेयक समिति स्तर जो है वापस सदन में लौटाती है तो वह किसी न किसी सूची में उसको डाल दिया जाता है। तो इस सूची में जब डाला जाता है तो उसका द्वितीय वाचन भी होता है। अब विधेयक को किसी उपयुक्त सूची में डालकर उसे निश्चित दिनांक को उस पर विचार होता है। सूचियाँ यहाँ पर 5 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है संघीय सूची। संघीय सूची वो होती है जो विधेयक आय व्यय व सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित होते हैं। दूसरी होते हैं सभा की सूची, वे विधेयक जिनका संबंध वित्त से नहीं होता, तो यानी वित्तीय संबंध के जो विधेयक हैं वो संघीय सूची में जाते हैं और सभा की सूची में वो जाते हैं जो वित्त से संबंधित नहीं होते। फिर आती तीसरी सूची होती है संपूर्ण सदन की समिति की सूची, जो स्थानीय विषयों व निजी निगमों आदि से संबंधित विधेयक होते हैं वो संपूर्ण सदन की समिति में जाते हैं। चौथी सूची वो होती है जो राष्ट्रीय महत्व के विधेयक होते हैं और सर्वसम्मति से जिन्हें पारित कर दिया जाता है, वे चौथी सूची में। 5वीं सूची में वे विधेयक होते हैं जिन्हें सदन दोबारा विशेष आदेशों के साथ समितियों को लौटा देती है, जिससे उन पर समितियां फिर से विचार कर सके। तो इस प्रकार सदन जो है, जो विधेयक है वो सूचीबद्ध होती हैं और फिर वह वापस विधेयक कई बार जो 5वीं सूची में जो विधेयक होते हैं वो समितियों को वापस भी लौटा जा सकते हैं। तो ये तो है विधेयकों का सूचीकरण, यानी किसी न किसी सूची में डाल दिया जाता है। फिर है द्वितीय वाचन। 5वां जो चरण है वो है द्वितीय वाचन। विधेयकों का वर्गीकरण होकर और उचित सूची में डाले जाने के बाद निश्चित दिनांक को सदन में उन पर विचार होता है। इसके लिए संपूर्ण सदन की समिति के रूप में संपूर्ण सदन जो है समिति के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो अध्यक्ष होता है सदन का वह अपना स्थान छोड़ देता है और सदन का सदस्य जो कोई अन्य सदस्य जो है उसकी अध्यक्षता करता है। और ये अध्यक्षता जो है हर विधेयक के विषय में अलग अलग होता है। तो संपूर्ण सदन की समिति विधेयक के सिद्धांतों और उसके स्वरूप पर विचार करती है। प्रत्येक धारा प्रतिधारा शब्द प्रतिशब्द पर विचार होता है। यदि आवश्यक होता है तो उनमें संशोधन भी किया जाता है। विचार के समय प्रतिनिधि सभा प्रत्येक सदस्य केवल एक बार ही बोल सकता है, केवल 1 घंटे तक ही बोल सकता है, पर सीनेट में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो वहाँ कोई भी सदस्य कितनी बार भी बोल सकता है। सीनेट में, प्रतिनिधि सभा में 1 बार 1 घंटे के लिए बोलता है। तो इस प्रकार अंत में विधेयक की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति मत लेकर निश्चित की जाती है, यानी विवादपूर्ण जो विधेयक होते हैं वो मत के द्वारा होता है। फिर आता है छठा जो
स्तर है वो है तृतीय वाचन। इसके अंतर्गत विधेयक के सिद्धांत पर केवल मोटे रूप से ही विचार किया जाता है। उसकी धारा प्रतिधारा, शब्द प्रति शब्द, इस पर कोई विचार नहीं किया जाता। अर्थात तृतीय वाचन में केवल सिद्धांत के मोटे रूप को ही स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। फिर आता है तृतीय वाचन जब हो जाता है तो उसके बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकता है। उसे पहले सदन को पुनः विचारार्थ भी भेजा जा सकता है तथा उसे किसी समिति को भेज सकता है जहां विधेयक पूर्णतः समाप्त भी हो जाता है। समाप्त कहाँ होगा? समिति पर होता है। यदि ऐसा हो जो सुलझ ही ना सके, दोनों सदनों में बराबर प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया जाता है। यदि दोनों सदन अगर किसी विधेयक पर एक मत नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है कि उनका एक मतभेद दूर करने के लिए एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें दोनों सदनों के बराबर प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। यदि उस सम्मेलन में भी मतभेद दूर ना हो तो विधेयक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता। यानी सम्मेलन में भी नहीं उनका मतभेद दूर होता है तो उसे वहीं पर ही समाप्त कर दिया जाता है। फिर आता है लास्ट जो चरण है, अंतिम चरण है, वो है राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब विधेयक जब कांग्रेस के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा जब पारित हो जाता है तो उसके बाद यह विधेयक कहा जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति इस पर 3 प्रकार से कार्य करता है। 3 प्रकार से किस प्रकार से करता है कि वह पहला तो प्रकार है कि वह जो विधेयक विवादपूर्ण नहीं होते, आवश्यक हैं, तो उसके लिए तो वह जो राष्ट्रपति है 10 दिन अधिवेशन के 10 दिन के अंदर अंदर अपनी स्वीकृति प्रदान करके उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देता है और उस क्रियान्वित होने के लिए चला जाता है। और दूसरा जो होता है उसके पास है वीटो का अधिकार। वीटो के अधिकार 2 प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि एक तो पहला है विलंब का निषेधाधिकार या विलंब का वीटो। विलंब का वीटो क्या होता है? जिसके अंतर्गत विधेयक जो है वह को अस्वीकार कर दे और अपने ऐसा करने के कारण देते हुए कि यह विधेयक क्यों उसने स्वीकृत किया है उसको कांग्रेस को पुनः विचारार्थ के लिए भेज देता है। कांग्रेस यदि राष्ट्रपति की अस्वीकृति के होते हुए भी उस विधेयक पर पुनः विचार करके और वो समझती है, आवश्यक समझती है, तो उसे पुनः विचार करती है और यदि विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देते तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है, उसकी स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो इसलिए विलंब का निषेधाधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह पुनः विचार के लिए कांग्रेस के पास सदन के पास भेजता है और सदन यदि कांग्रेस यदि उसे वापस स्वीकृत कर लेती है, 2/3 बहुमत से उसे पास कर लेती है, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी ही होती है। तो इस प्रकार ये जिस समय उसे पारित होना चाहिए था वह उस समय पारित नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको विलंब का निषेधाधिकार कहा जाता है। तो इस प्रकार ये तो है विलंब का निषेधाधिकार। फिर है जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो क्या है कि जो वैधानिक ना होकर केवल परंपरागत है, ये तो केवल तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिनों में करता है। विलंब के निषेधाधिकार में तो क्या होता है, अधिवेशन के प्रथम 10 दिनों में ही उसका प्रयोग कर लेता है और इस प्रकार वह 2/3 बहुमत से पास होने के बाद में राष्ट्रपति को करना होता है। जेबी निषेधाधिकार में राष्ट्रपति कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिनों में पारित करता है। जिन विधेयकों को वह अस्वीकार करना चाहता है वह अंतिम 10 दिनों तक बिना स्वीकार अथवा अस्वीकार ही पड़े रहने देता है, या वो 10 दिन में उसको वापस लौटाता है। जब तक कांग्रेस उसे पारित करती है पुनः, तो जब तक उसका अधिवेशन का समय खत्म हो जाता है तो इसीलिए उसको ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपनी जेब में रख लिया है। तो इस प्रकार इसको पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार भी कहा जाता है। तो ये क्योंकि अंतिम 10 दिनों में करते हैं तो उस 10 दिन में राष्ट्रपति द्वारा ये बिना अस्वीकार किए भी अपने पास ही रह जाता है। तो ये तो हमने देखे इसकी विधि निर्माण प्रक्रिया।